नमस्कार दोस्तों, सबको सुप्रभात, सुबह की राम राम। तो आज की जीवन यात्रा का कार्यक्रम अभी हम शुरू करने वाले हैं। 10 बज चुके हैं और थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है क्योंकि संजय रामफल जी को यात्रा में शामिल होना था आज की में। उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, इसलिए वो नहीं आ पा रहे। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। धर्मेंद्र डांगी जी जो शाम को करने वाले थे, वो सुबह अपनी यात्रा का वर्णन करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तो अब हम मैं इनवाइट कर रहा हूँ धर्मेंद्र डांगी जी को, इस यात्रा में शामिल होइए और अपने जीवन के संस्मरण साझा कीजिए अपने मेंबर्स के साथ। और इनका साथ देने के लिए आएंगे अनूप लाठर जी, लीला सैनी जी और वीएम बेचैन, जो तांगा साथ लेकर आ रहे हैं, और उनके साथ बल्लू जी एज़ यूजुअल साथ रहेंगे और बीच बीच में उनसे अपने प्रश्न भी करेंगे, वो उनका जवाब देंगे। और संदीप जी आप भी जुड़िए, मैं भी बीच में रहूँगा। और भी कोई सदस्य उनसे संबंधित कोई प्रश्न करना चाहे तो उनका स्वागत है। तो हम यात्रा शुरू करते हैं और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धर्मेंद्र डांगी जी को। आइए, जो हमारे हरियाणा के फिल्मोत्सव कराने के लिए बहुत ही जाने मानी एक हस्ती हैं। तो हम शुरू करते हैं उनकी यात्रा का। तो धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। हाइफा परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार। मेरे लिए बड़े ही गर्व और गौरव की बात है कि आज मुझे हाइफा के 150 गुणी एवं विद्वान व्यक्तियों से अपनी बात साझा करने का मौका मिला है। कल हमने आदरणीय हेमंत प्रदीप जी एवं अश्विनी चौधरी जी की जीवन यात्रा सुनी और जाना कि दोनों महानुभावों ने अपने अपने क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। दोस्तों, जहां तक मेरी लाइफ का सवाल है, मैंने ऐसी कोई इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। हाँ, जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया है, उसे अचीव करने में बहुत सारे शुभ चिंतक और गणमान्य व्यक्तियों का बहुत योगदान रहा है। उनमें से कुछ इस हाइफा परिवार में शामिल हैं तथा कुछ बाहर से हैं। तो मैं उन सभी सम्मानीय गण को प्रणाम करता हूं और हाइफा के तांगे में अपनी यात्रा शुरू करता हूं। और हाँ, प्लीज भाषा की त्रुटियों पर ध्यान न दें, केवल भावनाओं को समझें, क्योंकि मेरी भाषा में पकड़ दूसरे साथियों जैसी नहीं है। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा जन्म जिला करनाल के असंध कस्बे में 27 सितंबर 1974 को हुआ था। मेरे पिताजी राजमिस्त्री थे और मेरी मदर होम मेकर थी। हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूं और 2 मेरे से छोटे हैं, वो असंध में ही रह रहे हैं आजकल। अब मेरे परिवार में फिल्मों के प्रति रुझान शुरू से ही था और जब भी कोई अच्छी फिल्म लगती तो पूरा परिवार हमारा फिल्म देखने के लिए जाता था। और मुझे याद है कि मैंने जो पहली फिल्म देखी थी वो थी एक फूल दो माली और दूसरी थी शोले। और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े फैन रहे होंगे, तभी उन्होंने मेरा नाम धर्मेंद्र रखा। आज हाइफा फैमिली के मेंबर आदरणीय भाई धर्मेंद्र डांगी जी की जीवन यात्रा का हम आनंद लेंगे। तांगा आपके द्वार पर खड़ा है। डांगी जी से रिक्वेस्ट है कि आप उसमें सवार होकर आ जाएं और अपनी जीवन यात्रा शुरू करें। फिल्म एक फूल दो माली के वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरी जो स्कूली एजुकेशन है, स्कूल शिक्षा, वो असंध के ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। +2 तक मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल असंध से किया। और जब मैं जहाँ तक स्टेज की बात है, तो मैं 8वीं क्लास में था, तो जहाँ से मेरी शुरुआत हुई, दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था आप और हम, जिसमें
दर्शकों की चिट्ठियों का जवाब देते थे। हमने उसी तरह का एक प्रोग्राम 26 जनवरी के लिए तैयार किया, जो कि कॉमेडी था। और जैसे ही उसका ट्रायल हुआ और एसडीएम के सामने उसको पेश किया हमने एक दिन पहले, हालांकि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो सभी बड़े खुश हुए वो प्रोग्राम देखकर। तो उस प्रोग्राम का सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन जिस दिन 26 जनवरी थी, उस दिन एक और नाटक था जो कि भगत सिंह पर था, और उनका एक आर्टिस्ट नहीं आ पाया जिसने अर्दली का रोल करना था। अर्दली जैसे आप समझते हो ना, कि जो बोलता है कि फलाना फलाना हाजिर हो। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया और कहा कि आप ये छोटा सा रोल है, ये कर लो। तो मैंने वो रोल किया, और मेरी शुरुआत कल्चरल एक्टिविटीज में हुई। एक फूल दो माली के वक्त मैं 3-4 साल का रहा हूँगा, जब जहां तक मुझे याद है, एक फूल दो माली जो फिल्म मैंने देखी थी। उसके बाद 1989 में जो असंध कस्बा था उसको जिला करनाल से हटाकर डिस्ट्रिक्ट पानीपत में कर दिया गया, और पानीपत में एक लिटरेसी प्रोजेक्ट चला था, पानीपत की चौथी लड़ाई के नाम से, जिसमें गांव में जा जाकर जो है मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाते थे। और उसी में कला जत्थे भी चलते थे, जिसमें जो गांव गांव जाकर नाटक दिखाते थे। तो उस कला जत्थे के लिए हमने ट्रायल दिया। एक मैं था और मेरा कजन था, बड़ी प्रदीप, बहुत ही अच्छा एक्टर है। हालांकि वो इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि स्टडी में इतना अच्छा नहीं था। तो हमने वो ट्रायल दिया, तो और कला जत्थों में हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमने गांव गांव में, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के गांव में हमने परफॉर्मेंस करनी शुरू की। भारत ज्ञान विज्ञान समिति में कला जत्थे में हमने 2-3 नाटक किए, अब नहीं तो कब, एक काला, एक चिट्ठी, और लगभग हमने 70 गांव में ये प्रोग्राम किए, और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। और वहीं से जो है एक्टिव, जो मेरी शुरुआत हुई एक्टिवली इसमें अभिनय के क्षेत्र में। उसके बाद +2 करने के बाद जो है मैंने सीआर किसान कॉलेज में एडमिशन लिया जींद में। और क्योंकि +2 में नंबर इतने अच्छे नहीं थे और कहीं एडमिशन हो नहीं पाया, सीआर किसान कॉलेज लास्ट ऑप्शन था मेरे पास, और वहाँ पे एडमिशन लिया। राजेश गोयल जी और बाकी हाइफा फैमिली के मेंबर प्लीज समझें, जब कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो कम से कम उसे थोड़ी देर, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बोलने दिया जाए। कोई ऐसा सवाल ना किया जाए कि उसकी जर्नी के फ्लो में बाधा बने और वो आपके हिसाब से चले। सो प्लीज लेट हिम गो, लेट हिम फ्लो, वी विल एड अवर सेल्फ, है ना। थैंक यू भाई। बहुत बढ़िया दांगे साहब, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना भाई, कला के पुत तो पालना में ही दिख जाए है। तो बचपन से जुझारू रहे हैं आप, कला के प्रति आपका जो रुझान रहा है वो कच्ची उम्र से ही रहा है। बहुत बढ़िया, आप कंटिन्यू रखें दांगे साहब, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। 92 की बात है, जब मैंने सीआर किसान कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे यूथ फेस्टिवल के लिए जब ट्रायल हुए, तो मैंने भी ट्रायल दिया, और हिंदी नाटक के लिए जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। नाटक जो हम कर रहे थे वो धर्म संकट था, और उसमें मेन करेक्टर जो भोलेनाथ का करेक्टर जो है वो मेरे हिस्से आया। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सीआर किसान कॉलेज में जो भी हिंदी नाटक में जो कलाकार थे, उनमें हिंदी सबसे ज़्यादा अच्छी मेरी ही थी। तो आप समझ सकते हो कि बाकी लोगों की कैसी होगी। तो खैर, मुझे धर्म संकट में नाटक के लिए जो है भोलेनाथ का करेक्टर मिल गया, और हमने उसकी खूब तैयारी की। उसके बाद जोनल यूथ फेस्टिवल हुआ आईबी कॉलेज पानीपत में,
और वहाँ पे प्ले को तो कुछ प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन मुझे जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसमें धर्म संकट नाटक में मिला। भाई साहब क्या पोएटिक लैंग्वेज यूज की आपने, कसम से मजा आ गया। मतलब सबसे अच्छी हिंदी मेरी थी। अब आप समझ सकते हैं कि बाकियों की कैसी थी। बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी आप कैरी ऑन करते रहो, बस जब आपका खत्म हो जाएगा फिर हम शुरू करेंगे सवाल जवाब। हम बीच बीच में कुछ ऐड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। उसी साल फिर जो स्टेट लेवल का फेस्टिवल होता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, उसमें हमने एक माइम की थी, बड़ी अच्छी माइम थी और उसको फर्स्ट प्राइज मिला स्टेट लेवल पे। और उस माइम में कुछ आर्टिस्ट थे जो हम सब ने मिल के कुछ ऐसा डिसाइड किया कि हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं और कुछ इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो पूरा मतलब साल करें, इस तरह का कोई एक ग्रुप बना के और हम शुरू करते हैं। तो हमने फिर जागृति नाट्य मंच के नाम से एक ग्रुप बनाया जींद में, और उस जागृति नाट्य मंच के बैनर के तले हम नुक्कड़ नाटक करने लगे। और हमने मतलब कुछ 15 के करीब जो है वो जो परफॉर्मेंसेज हमने उसके 2-3 महीने के अंदर की। उसके बाद एक रोहतक में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था नुक्कड़ नाटकों का, नुक्कड़ 94। उसमें हम ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे शफदर हाशमी जी का ग्रुप जन नाट्य मंच और रोहतक का जो ग्रुप है जतन नाटक मंच, कुरुक्षेत्र का जन नाट्य मंच, और काफ़ी सारे ग्रुप आए हुए थे। तो उनके साथ पार्टिसिपेट किया हमने और रोहतक में जगह जगह पर जो है अलग अलग जगह पर हमने नाटक दिखाए। तो हमारा जो नाटक था राजा का बाजा, वो बहुत पसंद किया लोगों ने। और उसके बाद तो जैसे ग्रुप ने मतलब हर महीने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करने की सोच ली, और जींद में ही हम कभी बस स्टैंड पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, और कभी कोई मीटिंग होती थी किसी संस्था की, तो उसमें हम नुक्कड़ नाटक दिखाने लगे। उसके बाद 1995 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, लेकिन जो मार्क्स है कुछ खास नहीं आ पाए, 48% से मैंने पास की हो। और मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ट्राई किया ज्योग्राफी की एमएससी के लिए, लेकिन वहाँ पर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी एमएससी के अलावा कहीं कुछ अब भी अप्लाई नहीं किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरुक्षेत्र में, यूनिवर्सिटी के अंदर ही है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसमें इवनिंग क्लासेस लगती थी, तो वहाँ पे मैंने एमए इंग्लिश ज्वाइन किया। लेकिन जब वहाँ पे यूथ फेस्टिवल के लिए पार्टिसिपेट करने की बारी आई, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इवनिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उनको हम पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये तो जो कोर्सेज है ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, या जो वर्किंग मोड में जो लोग हैं उनके लिए है। तो और हम उनको यूथ फेस्टिवल में स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते। लेकिन मैं एमए इंग्लिश में वहाँ 1 साल मैंने लगाया, और 1 साल जो है जन नाट्य मंच कुरुक्षेत्र के साथ मैं जुड़ा रहा, और उनके साथ भी 2-3 नाटक मैंने किए। घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, मतलब तो इस दौरान मैंने जो है मतलब अपने दोस्तों के साथ रहा मैं, कोई बाहर रहता था, कभी हॉस्टल में, तो बस उसी तरह से गुजारा चलता रहा। और उसके बाद एमए प्रीवियस करने के बाद मैंने जो है माइग्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज जींद में करवाया एमए फाइनल ईयर में। एक्टिंग का कीड़ा ऐसा था कि एक बार की बात है, उसी उन्हीं दिनों की, ये 93-4 की बात है। ये पुंडरी में एक कैंप लगा था हमारा एनएसएस का, तो वहाँ पे मैं और मेरे कुछ साथियों ने पार्टिसिपेट किया था एनएसएस में। वहाँ पे हमने एक स्किट किया था। स्किट में एक हिंदू कॉलेज जींद से एक लड़की थी, उसने भी पार्टिसिपेट किया था।
और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा स्किट का। तो मैंने, एक मेरा दोस्त है सतबीर बोस, उसको मैंने जींद आने के बाद बोला कि हम कुछ करते हैं और देखते हैं, जो स्किट है इसको रिकॉर्ड करते हैं और अ, और इसको कोशिश करेंगे कि हम दूरदर्शन में इसको भेज दें। अगर उनको अच्छी लगे तो चला लें, या इस तरह से जो है वही जो बचपना होता है उस तरह का वो हमने किया। और 250 रुपये में जो है हमने कैमरा मैन लिया। किरण स्टूडियो है जींद में, उसका कैमरा मैन लिया 250 रुपये में। और जो हिंदू कॉलेज से जो गर्ल्स थी उनको हमने कन्विंस किया उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और हम एक फार्म हाउस में पहुंच गए उसको स्किट को शूट करने के लिए। वो स्किट शूट कर लिया हमने, लेकिन जब बाद में देखा तो सभी के फेसेस है ना ब्लैक आ रहे थे, क्योंकि धूप में हमने शूट किया था, इतना हमें पता नहीं था कुछ भी कि किस तरह से शूट करते हैं। तो खैर वो शूट कर लिया। उसके बाद हमने उस टाइम VHS कैसेट्स होती थी, हमने एक उसको एडिटर को जो शादियों की वो करता है एडिटिंग, उसको वो कैसेट दी और उसको एडिट करवाया और हमने दूरदर्शन में उसको भेजा। वो दूरदर्शन की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हाँ वो जो है जो स्किट है वो जींद में और असम में केबल पर बहुत चली। तो गवर्नमेंट कॉलेज जींद में मैंने एडमिशन ले लिया MA फाइनल में। जो असली थिएटर की शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। और यूथ फेस्टिवल की तैयारी के लिए हमने जगबीर राठी सर को बुलाया और इन्होंने नाटक करवाया तूतू। बड़ा ही अच्छा नाटक था। इस नाटक के लिए ट्रायल जब हुआ तो सभी ने ट्रायल दिया। तो जो मेन करेक्टर था उसके लिए मैंने ट्रायल दिया, इन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया। लेकिन तो थोड़ा मतलब जो झिझक होती है, क्योंकि हिंदी इतनी अच्छी थी नहीं, तो इन्होंने बोला कि अगर कोई और अच्छा नहीं आता, आप अगर इस करेक्टर के लिए कोई तुझसे अच्छा नहीं मिलता तो फिर तो तेरे को ही करना है, नहीं तो कोई और करेगा। खैर कोई नहीं आया उस रोल के लिए, और वो रोल किया मैंने तूतू में। चाचा का एक करेक्टर था, बड़ा ही दमदार करेक्टर है। तो पुंडरी में हमारा जोनल यूथ फेस्टिवल हुआ और उसमें उस रोल के लिए भी मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और उसके बाद वही नाटक जो है उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके जगबीर राठी सर के निर्देशन में हमने स्टेट लेवल का जो फेस्टिवल होता है उसमें भाग लिया। उसके बाद फिर हम जो है चेन्नई में नेशनल यूथ फेस्टिवल था, उसमें उसमें पार्टिसिपेट किया। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जगबीर राठी के सर राठी सर के साथ। और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने जो है मेरा मार्गदर्शन किया। आपकी जर्नी हो और मैं बिल्कुल बात ही ना करूं, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बाकी मुझे एक बात दिमाग में आती है कई बार आपको देख के कि नाम भी धर्मेंद्र, हेयर स्टाइल भी लगभग वैसा ही और पर्सनैलिटी भी। तो कहाँ तक आप मानते हो कि धर्मपाल जी का प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पे है, और एक्टिंग का कीड़ा भी आपको शुरू से ही आप कह रहे हैं? इसी दौरान मैंने 2 साल, एक तो 95 में और एक 97 में मैंने NSD के लिए भी ट्राई किया, इंडियन थिएटर के लिए भी ट्राई किया। लेकिन चूंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था और मुझे कुछ इतना पता नहीं था, तो मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, जगबीर राठी जी ने मेरे को 2 रेफरेंस दिए थे कि आप उनसे मिल लेना। तो सीताराम पांचाल जी का रेफरेंस दिया था, तो मैं उनसे मिला वहाँ पे। उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। और लेकिन
दुर्भाग्य से वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया। सर धर्म जी और उनकी फैमिली का मैं हमेशा फ़ैन रहा हूँ, और मतलब मेरे आदर्श रहे हैं। अ, चाहे धर्म जी हो या सन्नी हो या बॉबी देओल हो, और इतना मतलब इतना में क्रेज था मेरा उनके उसमें कि जब घर में कोई भी जैसे फिल्म चल रही होती केबल पे या कुछ ऐसा, और अगर किसी चैनल पे धर्मेंद्र की या उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई किसी एक्टर की फिल्म आ रही होती, और किसी दूसरे चैनल पे कोई दूसरी फिल्म आ रही होती, तो केबल पे वो धर्मेंद्र वाली फिल्म ही चलती थी, अदरवाइज जो है घर में लड़ाई हो जाती थी। उन्नीस की बात है कि जब हरियाणा में शराबबंदी हुई थी, बंसीलाल की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक स्किट कंपटीशन रखवाया था शराबबंदी पे हरियाणा में। और तो मैं उस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज में था, और मेरा एक दोस्त जो है वहाँ एसके स्कूल में पढ़ाता था, टीचर था। तो वो कंपटीशन जूनियर और सीनियर दो सेक्शंस में बटा हुआ था। सीनियर के लिए हमारी जो गवर्नमेंट कॉलेज वाली टीम है वो स्किट तैयार कर रहा था, कुड़बा घाणी, बहुत ही अच्छी स्किट थी वो। और उसमें एक मेरा जो करेक्टर था वो रिटायर्ड फौजी का था, कि मतलब जिसका बेटा नशे में की आदत में पड़ जाता है, और नशे की आदत में डालने वाला उसका उसका जो चचेरा भाई है वो ही है। तो क्योंकि वो उसकी ज़मीन हड़पना चाहता है, और स्टेज पे ही जो है मतलब लाठियों से लड़ाई होती है, उसके बाद एक लाठी जो है मेरे सिर में लगती है और मेरी डेथ हो जाती है। तो वो परफॉर्मेंस थी हमारी पंचकुला में। तो वो परफॉर्मेंस इतनी लाइव हुई कि मतलब लोगों ने इतना पसंद किया कि मतलब खूब तालियां बजी। और जहां हम ठहरे हुए थे मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में, वहां पर जो बंसीलाल की जी की जो बेटी है सुमित्रा, वो स्पेशल आई, और उन्होंने बोला कि वो जो फौजी का जो करेक्टर किया था वो किसने किया था, तो सबने बताया कि ये है, इन्होंने किया था। तो बोले बेटा क्या करते हो आप? मैंने बोला कि मैं एमए फाइनल का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज जींद का। तो उन्होंने कहा कि हमें तो लगा कि आप है ना ये कॉलेज वाले आपको जो है ना प्रोफेशनल एक्टर को पकड़ के ले आए और उससे रोल करवाया। तो वो कहती बड़ा अच्छा लगा, और मेरे लिए बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट था। और जो जूनियर सेक्शन था, जूनियर वर्ग, उसमें मैंने एक स्किट तैयार करवाया था, आगी बात समझ में। वो एस के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद के बच्चों ने किया था। उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त रही, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला उसको भी। और जब अगले दिन रिजल्ट की बारी आई, तो उस कुनबा घाणी के लिए मुझको मेरे को बेस्ट एक्टर का, और आगे बात समझ में जो है के लिए मेरे को बेस्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर के लिए का जो प्राइज़ है वो मेरे को मिला। और जो हमारी कुनबा घानी स्किट थी, उसको इनवाइट किया गया आकाशवाणी रोहतक में एक वार्षिक जो प्रोग्राम होता है उसके लिए। तो हम रोहतक गए, और वहाँ पर हमने वो स्किट रिकॉर्ड की, और शाम को जो है स्टेज पे परफॉर्म भी की। तो वहाँ भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, और वो स्किट रोहतक रेडियो स्टेशन से कई बार जो है ब्रॉडकास्ट हुई। तो उस टाइम जगबीर राठी सर ने मेरे को एक सलाह दी थी कि आप जो है रेडियो पे के लिए ऑडिशन दें और वॉइस पे थोड़ा काम करें। तो सचमुच जगबीर राठी सर, आपके साथ करने का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इसके अलावा और जींद में रहने के दौरान ईश्वर आश्री और मैडम सुनीता आश्री, रोशन लाल जी, महेश आश्री सर,
इन सभी लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा। मैं उन सब के लिए जो है उनका धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। 1997 में एमए इंग्लिश हो गई। एमए इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें भी कुछ मार्क्स जो है कोई खास नहीं आए। 44-45% से एमए इंग्लिश हुई। और फिर मैंने आगे एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, वही जो इसका मैंने स्किट करवाया था, एसके सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और वहाँ पे मैं टीचिंग करने लगा। 1 साल मैंने वहाँ पे टीचिंग की। और इसी दौरान जो है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट चल रहा था जींद डिस्ट्रिक्ट में, उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया। और गांव गांव में नुक्कड़ नाटक हमने दिखाए। तकरीबन 700 परफॉर्मेंसेस हमने जो है जींद डिस्ट्रिक्ट के गांव में हमने की। और उस टाइम का जो शेड्यूल था बड़ा ही मतलब इतना बिजी शेड्यूल था कि सुबह 6 बजे मैं स्कूल जाता था टीचिंग के लिए, करने के लिए। उसके बाद 2-2:30 बजे वहाँ से आके खाना वाना खा के फिर मैं ट्यूशन पढ़ाता था 4-5 बच्चों को। और उसके बाद 4 बजे हम जो है शाम को निकल जाते उसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए, प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट के उसके प्रोग्राम के लिए। और रात को लगभग 2-2:30 बजे हम जो है वापस आते थे। और फिर सुबह से फिर वही जर्नी वही स्टार्ट हो जाता था, स्कूल और फिर ट्यूशन और फिर वही प्रोग्राम। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा जींद का और जींद से जुड़े हुए लोगों से। और काम भी वहाँ पे बहुत किया। लेकिन फिर कुछ ऐसी बात हुई कि मेरे को जींद छोड़ना पड़ा। और मैं जींद छोड़ के वापस असंध आ गया। और वहाँ पे एक स्कूल मैंने ज्वाइन किया, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और वहाँ पे 2-3 महीने मैंने टीचिंग की। असंध आने के बाद मुझे लगा कि लाइफ जो है थम सी गई है और कुछ भी करने को था नहीं कोई खास। बस स्कूल का ही था कि स्कूल में जाओ टीचिंग करो। तो तभी मेरे को किसी ने सलाह दी कि हिसार में एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है मास एमएससी मास कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए ट्राई क्यों नहीं करते। तो मैं एक दिन हिसार आया और वहाँ पे साहिब राम गोदारा जी, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि चूँकि मेरे नंबर जो है उसमें ग्रेजुएशन में 48% थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 2% की कमी है तो इम्प्रूवमेंट कर ले और उसके बाद फिर जो देखते तेरा एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। तो बाकी इंटरेस्ट तो एडमिशन तो इंटरेस्ट के बेस पे होता है, लेकिन उसके इंटरेस्ट में बैठने के लिए 50% की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में इम्प्रूवमेंट किया और जो है 50% हो गई। और मैंने 98 में फिर अप्लाई किया हिसार में मास कम्युनिकेशन में। और इसके साथ साथ मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए। तो हिसार का रिजल्ट पहले आ गया और मास कम्युनिकेशन में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ पे मैं जब आया हिसार में तो मेरी मुलाकात मिहिर रंजन पात्रा जी से हुई और उमेश आर्य जी है उनसे हुई, क्योंकि वो पढ़ाते थे मास कॉम डिपार्टमेंट को साथ। तो एक हफ्ता मैंने क्लास अटेंड की और इसी दौरान मेरा जो है कुरुक्षेत्र का रिजल्ट भी आ गया। वहाँ भी जो है मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट में मेरा एडमिशन हो गया। तो जब बात आ गई दोनों में से चॉइस करने की, तो मेरा इंटरेस्ट तो मास कम्युनिकेशन में था। लेकिन मेरे जो फादर हैं, मेरे पिताजी जो है, उन्होंने बोला कि मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट में जाओ, क्योंकि उनको लगता था कि टूरिज्म मैनेजमेंट करने के बाद एयरलाइंस में नौकरी मिल जाएगी या होटल में नौकरी मिल जाएगी। और तो बस तो मुझे पिताजी के आदेश के सामने जो है झुकना पड़ा और मैं जो है ये
मास कम्युनिकेशन 1 हफ्ते की क्लास अटेंड करने के बाद जो है मैं कुरुक्षेत्र चला गया, उधर मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट। वहाँ पे मैंने क्लासेस अटेंड करना शुरू की। दोस्तों बीच में एक बात भूल गया कि जब मैं कुरुक्षेत्र में मैंने इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है इंग्लिश में, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात महासिंह पुनिया सर से हुई, क्योंकि कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है उनकी ट्रायल यही ले रहे थे हरियाणवी स्किट के लिए। तो इन्होंने मुझसे एक रोल करवा के देखा शराबी का, और मैंने शराबी की एक्टिंग की तो बड़ा इंप्रेस हुए, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर इवनिंग स्टूडेंट को लेना होगा, पार्टिसिपेट करवाना होगा, तो पहला नंबर तेरा ही है, तेरे को हम जरूर लेंगे। लेकिन कॉलेज प्रशासन नहीं माना और इवनिंग जो स्टूडेंट है उनको पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिला। जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन लिया मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट में, तो यूथ फेस्टिवल के जरिए जब ट्रायल हुए तो उस ट्रायल में मैं गया, और उस दौरान जो ट्रायल ले रहे थे वो थे डॉक्टर संजीव चौधरी, बड़े ही अच्छे डायरेक्टर थे, और अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है। यमुनानगर में प्रोफेसर थे, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जब ट्रायल हुआ तो मैं और एक मेरा दोस्त है जींद से ही मेरा एक दोस्त था सुरेश, जिसने चांद चकोरी फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो और मैं ट्रायल देने के लिए पहुंचे डॉक्टर संजीव चौधरी के पास। तो डॉक्टर साहब बोले कि अब तो जो है सारा सिलेक्शन हो गया है, और कि बोले कि अगर उसको तो छोटा मोटा रोल दे दिया, और मेरे को भी कहने लगे कि अगर ये है ना एक नारे लगाने वाला रोल है, अगर ये तेरे को करना है तो कर ले। तो मैंने कहा जी मैं ये रोल नहीं करता, और मैं कोई अच्छा रोल होगा तो ही करूँगा मैं। तो मैं उसको ना बोल के और मैं वापस हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि सुरेश मेरे पीछे पीछे भागा हुआ आया, और उन्होंने बोला, सुरेश ने बोला कि वो डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। तो मैं वापस गया डॉक्टर संजीव चौधरी जी के पास, तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो ये रोल है, ये करके दिखा। तो मैंने वो जो मतलब नटखट बच्चा है उसका रोल मैंने किया उसमें स्किट के लिए, और उसने डॉक्टर साहब ने जो है मेरा सिलेक्शन कर लिया उस रोल के लिए। मेन कैरेक्टर था उसमें स्किट में। और फिर जैसे जैसे रिहर्सल हुई तो जो वन एक्ट प्ले था उसमें भी मेरे को जो मेन कैरेक्टर है वो दे दिया उन्होंने। पोस्टर नाटक कर रहे थे उसमें, और माइम में भी, मतलब लगभग हर एक्टिविटीज़ में जो है फिर मेरा पार्टिसिपेशन हो गया। और उस स्किट के लिए और जो पोस्टर नाटक के लिए भी मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है मिला यूनिवर्सिटी से। उसके बाद डॉक्टर संजीव चौधरी जी के साथ मैंने 2-3 नाटक किए। पोस्टर हुआ, पोस्टर मानव तुम कहाँ हो, मौत के साए में, नील पंछी, और ये सभी नाटक किए स्टेट लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला डॉक्टर संजीव चौधरी जी से। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर साहब जहाँ भी हैं वो खुश हो, और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद 2000 में मैंने मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट पास किया, और ये पहला मौका था कि जब मेरे अच्छे मार्क्स भी आए, और फर्स्ट डिवीजन में मैंने मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट पास किया। और उसके पास आउट होने के तुरंत बाद ही घर वालों ने मेरी शादी रख दी। 9 जुलाई 2000 को मेरी शादी हो गई। उसके बाद हालांकि मैं तो मना कर रहा था शादी के लिए, लेकिन परिवार वालों का दबाव कि भाई तेरे को क्या चिंता है, अभी हम हैं। और तो मैं ये कह रहा था कि अब तक तो ना तो मेरे पास कोई जॉब है और ना मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। वो कहते कि पापा कहते कि तेरे को क्या चिंता है, हम जब बैठे हैं तो शादी कर ले, उसके बाद जॉब ढूंढ लेना। और लेकिन ये बातें सिर्फ कहने की होती हैं। जब आदमी मतलब 2-3 महीने बाद जो घर पे बैठा रहता है, तो फिर घर वालों को जो है
मतलब बुरा लगने लग जाता है घर पे बैठा हुआ, और मेरे साथ भी वही हुआ। हालांकि मैंने ट्राई किया, मैं दिल्ली गया और जॉब ढूंढने के लिए ट्रैवल एजेंसी में, एयरलाइंस में और होटल में, कि कहीं मेरे को जॉब मिले, लेकिन किसी ने भी 2,000 रुपये महीना से ज़्यादा मेरे को ऑफ़र नहीं किया। और मैं हफ्ता 10 दिन वहाँ लगा के और वापस जो है निराश होके मैं जो है वापस अपने गांव असम आ गया। फिर एक दिन दैनिक भास्कर अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ी कि उसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत थी हिसार और भिवानी सिरसा के लिए। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और इंटरव्यू हुआ मेरा। मतलब 2 मिनट के इंटरव्यू में ही उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, आप ज्वाइन कर लो। और मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुई। तो एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में दैनिक भास्कर हिसार में मैंने ज्वाइन कर लिया। और पुष्पेंद्र सेठी जी होते थे हमारे, जो जीएम होते थे, और उन्होंने मेरे को सप्लीमेंट पब्लिकेशन के लिए जो है मेरे को लगा दिया। सप्लीमेंट्स निकालते थे हम महीने में, 10-12 सप्लीमेंट्स आते थे, और उसमें एडवर्टाइजमेंट का जो है मैं देखता था, एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल जो न्यूज़ है उसका देखता था। और काफ़ी बढ़िया रहा वहाँ भी रिस्पॉन्स। मतलब मैंने इतने सप्लीमेंट निकाले कि इतने किसी ने भी नहीं निकाले उस दौरान। और जब भी कोई किसी दूसरे को भी जो का सप्लीमेंट होता था और वो नहीं निकाल पाता था, तो मेरे को वो तो मेरे को सौंप देते थे कि भी इस पे आपने निकालना है सप्लीमेंट, और वो निकल भी जाता था। और ये पहली बार वहाँ पे ऐसा हुआ कि हिसार में और दैनिक भास्कर में कि एक सप्लीमेंट ऐसा निकाला मैंने कि जिसमें लास्ट पेज पे सिर्फ ऐड ही ऐड थे, और वो कोई 30-35 ऐड थे, और जो न्यूज़ थी वो अंदर थी। उस सप्लीमेंट को जो है पूरे जो ग्रुप है दैनिक भास्कर ग्रुप में उसको भेजा गया, और सभी जगह से उस सप्लीमेंट के लिए अप्रिशिएशन मिला। और उसका रिजल्ट ये रहा कि मुझे 9 महीने में ही प्रमोट करके और मेरे को फतेहाबाद भेज दिया गया, डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग मैनेजर बना। दैनिक भास्कर हिसार में काम करने के दौरान ही फिल्म चांद चकोरी रिलीज हुई थी और हिसार के नीलम थिएटर में लगी थी, पूरी टीम आई हुई थी। तो मेरी मुलाकात जयंत प्रभाकर जी से हुई, और उन्होंने मेरे को बोला कि भाई इसमें भास्कर में कोई न्यूज़ या कोई एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए मेरे को बोला। तो मैंने उनको इनवाइट किया कि सर आप आइए शाम को हमारे ऑफिस में, और फिर बैठ के जो है मैं अपने बॉस से उनसे भी मिलवा दूंगा आपको, और वो न्यूज़ वाला भी कर लेंगे। तो वो आए और जो पुष्पेंद्र सेठी जी है उनसे मुलाकात करवाई उनकी। और फिर चांद चकोरी पे जो है मैंने समीक्षा लिखी चांद चकोरी की, जो कि पूरे हरियाणा में जो है पब्लिश हुई थी, चांद चकोरी फिल्म पे समीक्षा। और बाई नेम ही हुई थी, मेरे नाम से ही हुई थी, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। और जयंत जी के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। बाकी जो टीम थे वो तो साथ, मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड थे वो भी उस फिल्म में थे, और वो भी साथ थे, उनसे भी एक बार फिर मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा। फतेहाबाद में भी मेरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही, और जहां उन्होंने मेरे को 75,000 रुपये महीने का जो सेंटर सौंपा था उसको मैंने 2 लाख रुपए का सेंटर बना दिया 2.5 साल में। उसके बाद प्रमोट करके मेरे को जो है भिवानी भेज दिया डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग मैनेजर बना के। वहाँ पे भी मैं 8-9 महीने रहा, और मेरी बेटी का जन्म हुआ 2004 में, भिवानी में ही हुआ था। उसके बाद जो है मेरे को प्रमोट करके हिसार बुला लिया और मेरे को पूरा जोन दे दिया
जिसमें 5-6 डिस्ट्रिक्ट थे, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवाड़ी और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये सब डिस्ट्रिक्ट में देखता रहा। बात है धर्मेंद्र भाई, मतलब ये वाली बात है फिर आपके इतने साथ रहे हैं, इतना काम किया, लेकिन ये मालूम नहीं था भाई। सैल्यूट टू यू एंड ग्रेट गोइंग, वी आर फॉलोइंग, प्लीज कैरी ऑन। दैनिक भास्कर फतेहाबाद और हिसार ज्वाइन करने के बाद कोई ऐसा मतलब कल्चरल एक्टिविटीज से मेरी दूरी ही रही, कोई खास काम नहीं कर पाया। हाँ, एक आधी बार कॉलेज में जैसे फतेहाबाद के कॉलेज वालों ने एक बार बुलाया था मुझे स्किट के लिए, तो मैंने वहाँ पे स्किट तैयार करवाया था। लेकिन उसके बाद जब मैं हिसार आ गया, पूरा जोन देखने लगा, तो हमारे जो एमडी साहब ने आना था वहाँ पे हिसार में विजिट करना था, तो उस दौरान हमने एक जो है कल्चरल प्रोग्राम तैयार किया। उसमें वो स्किट भी हमने तैयार किया, स्किट बड़ी अच्छी स्किट थी वो, और बाकी और चुटकुले और वो गाने, गीत संगीत वो भी तैयार किया। तो वो जो स्किट है वो स्किट बड़ी अच्छी थी, और स्किट देख के जो हमारे जो फोटो जर्नलिस्ट थे अशोक मोनालिसा जी, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि ये बड़ी अच्छी स्किट है यार, चलो इसको है ना रिकॉर्ड करते हैं। और मैंने कहा कि हाँ जी कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि भी कल ऐसा करते हैं कि सभी आर्टिस्ट के साथ वहाँ पे मिलते हैं 7 रोड में, और वहाँ पे जो है इसको शूट करेंगे। तो हम सब ने तैयारी करके अगले दिन वो जो स्किट को उसको शूट किया। स्किट शूट हुआ, एडिट हो गया, और उसके बाद हमने जो है वो हमारे जो डीजीएम होते थे संजय सेठ, उनको दिखाया, उनको बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने मोटिवेट किया कि अगर डांगी जी आप में टैलेंट है तो आप इसको यूज क्यों नहीं करते कहीं, मतलब आगे क्यों नहीं लेके जाते इसको कहीं। तो मैंने कहा सर यहाँ, क्योंकि भास्कर की नौकरी में जो टाइमिंग था ना वो बड़े गड़बड़ टाइमिंग था। सुबह हम 10 बजे ऑफिस जाते थे और रात का कोई पता ही नहीं होता था कि 2 भी बज जाते थे, 2:30 भी बज जाते थे। तो मैंने कहा सर यहाँ टाइम ही नहीं मिलता इतना। उन्होंने कहा कि यार आप सैटरडे संडे को तो आप कर ही सकते हो। तो उनसे बड़ा मोटिवेशन मिला संजय सेठ जी से, और सबको मोटिवेट करते थे, बड़े अच्छे ही जो प्रशासक थे वो। और फिर उनकी बात मान के हमने क्या प्लान किया कि ये जो स्किट हमने रिकॉर्ड किया था, ये दूरदर्शन हिसार में हमने जो है एज ए पायलट प्रोजेक्ट जमा करवा दिया हरियाणवी सीरियल के लिए, एज ए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के लिए जो है ये जमा करवा दिया। और जब उसकी स्क्रीनिंग हुई तो उसको जो है अप्रूव भी कर दिया, और 26 एपिसोड की जो है अप्रूवल हमें मिली कि आप 26 एपिसोड बना सकते हो दूरदर्शन के लिए। और यहीं से बस शुरुआत हुई कि हरियाणा के पहला जो हरियाणवी सीरियल था हमारा हरियाणा हमारी बात, वो जो है दूरदर्शन से 26 एपिसोड टेलीकास्ट हुए। और इसमें मेरे साथ काफ़ी साथी थे, सरोज जांगड़ा जी हैं, वो थी, अजय पुरुषोत्तम जी आजकल दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ है, वो भी थे उसमें, विकास मेहता जी थे, और सुरेश है, और चंडीगढ़ में दैनिक भास्कर में बड़े अच्छे पोस्ट पे हैं प्रमोद वशिष्ठ, वो भी हैं। तो कुछ और जो कुछ नए जो टैलेंट थे उनको भी हमने उस जो सीरियल था हमारा हरियाणा हमारी बात, उसमें मौका दिया। और उस सीरियल के साथ ही मेरी दूरदर्शन में जो हिसार में जो है एंट्री हो गई। फिर न्यू ईयर के प्रोग्राम थे कुछ, उनका जो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मैंने देखा वहाँ पे काम दूरदर्शन का, और काफ़ी लोगों ने परफॉर्म किया। विनोद सहगल जी का भी गाना हमने एक रिकॉर्ड किया, और पम्मी बाई का एक गाना रिकॉर्ड किया, सरिता चौधरी का, महावीर गुड्डू जी का, जगवीर राठी जी का, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो है उनके सॉन्ग्स हमने रिकॉर्डिंग की उनकी। और न्यू ईयर के जो प्रोग्राम है 2-3, फिर एक साल में जो है सॉन्ग फेस्टिवल भी हुआ था न्यू ईयर पे, उसका भी प्रोडक्शन का काम मैंने ही देखा था सारा। और दूरदर्शन पे एक जो है
प्रोग्राम आता था विविध रंग। वो 2 साल मैंने किया एज एन एंकर और एज ए राइटर। वो जो है 2 साल तक मैंने उस प्रोग्राम को किया दूरदर्शन हिसार से, और बड़ी अच्छी फॉलोइंग थी उसकी। हालांकि दूरदर्शन हिसार मतलब इतना देखा नहीं जाता था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे लोग देखते थे, और जो चिट्ठियाँ वगैरह जो है वो आती थी काफ़ी। मेरे साथ जो को होस्ट थी वो रचना सैनी है, आजकल प्रोफेसर हैं, सीमा पहल है, वो उन दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया मेरे साथ उसमें विविध रंग में। और विविध रंग का एक किस्सा मैं बताता हूँ आपको कि विविध रंग जो है दूरदर्शन जो है जेल में जो कैदी हैं वहाँ पे और कोई चैनल तो चलता नहीं था, दूरदर्शन ही चलता था। तो कैदी बड़े अच्छे सभी जेलों के कैदी बहुत देखते थे उस प्रोग्राम को। करनाल जेल से भी लेटर आते थे, हिसार से भी आते थे उसमें। तो एक दिन मैं घर का सामान लेने के लिए एक दुकान पे गया हुआ, तो वहाँ पे मुझे एक आदमी मिला। तो उन्होंने बोला कि और डांगी भाई क्या हाल है? मैंने कहा जी ठीक है। बोले और वो सीमा जी कैसी है? वहाँ वो भी ठीक है। वहाँ आप? बोले भाई तेरा प्रोग्राम बहुत देखा हम जेल में, और बड़ा अच्छा लग गया। और तो बोले अब मैंने जाना है? महा ना जी मैंने जाना। बोले बिस्ला का नाम सुना है? महा ना जी बिस्ला। बोला चल कोई बात नहीं। बोला कोई दिक्कत हो तो बता दियो कोई। तो फिर मैंने किसी से पता किया कि हाँ ये बिस्ला कौन है जी? तो उसने उन्हें बताया कि बिस्ला तो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, और इधर जेल में बंद है हिसार वाली में, और शायद उस टाइम जमानत पे आया होगा छूट के। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि भाई अजीब तो क्या, थोड़ा अच्छा भी लगा कि भी हाँ जेल में भी जो लोग हैं वो देखते हैं हमारे प्रोग्राम को। बस इसके साथ साथ दूरदर्शन का प्रोग्राम भी चलता रहा, और जॉब भी चलती रही। उसके बाद 2007 में मैंने दैनिक भास्कर छोड़ के और सिटी चैनल मैंने ज्वाइन कर लिया। पूरे हरियाणा का जो सिटी चैनल वो देखता था मैं, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट उसकी। और वहाँ पे भी जो प्रोग्राम होते थे उनमें भी मतलब असिस्ट किया, कोऑपरेट किया वहाँ पे उनमें भी। उसके बाद फिर संजय कायत है हिसार में, उसके साथ मिलके जो है हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा एक टैलेंट हट किया जाए, और मतलब जो हरियाणा का जो टैलेंट है उसको मौका दिया जाए। तो हमने एक शुरुआत की एक डांस रियलिटी शो की, आइकन ऑफ हरियाणा डांस का सुपरस्टार, जो कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए बनना था। और उसमें जजमेंट में हमने आदरणीय गुरु जी जनार्दन शर्मा जी को हमने लिया हुआ था उसमें, और काफ़ी शहरों में हमने ऑडिशन किए, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद हिसार में हमने एक वर्कशॉप भी लगाई जिसमें लगभग 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो सब कुछ सिलेक्शन वगैरह भी हो गया, लेकिन उसके बाद चैनल ने जो है वो हाथ खींच लिए, और मना कर दिया चैनल ने भी इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन वो इसलिए जो है वो प्रोग्राम डांस आइकॉन ऑफ हरियाणा डांस का सुपरस्टार बीच में छोड़ना पड़ा हमें। फिर 2010 में मैंने ज्वाइन किया ब्रांड स्टीवर्ड्स मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसमें मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, एग्रीकल्चरल क्लाइंट्स। उनके टीवीसी मैंने बनाना शुरू किया, और टीवीसी कंसेप्ट मेकिंग से लेके और जो है एग्जीक्यूशन तक का काम जो है सारा मैं देखता था। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बायर इंडिया, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, और राशि सीड्स, और इस तरह की काफ़ी मतलब एग्री बिजनेस रिलेटेड बहुत जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं उनके टीवीसी मैंने बनाने शुरू किए। टीवीसी और डॉक्यू ड्रामाज के, और वो मैंने लगभग 15 डॉक्यू ड्रामा जो है वो बनाए हैं इन कंपनीज के लिए, और 70 के करीब जो टीवीसी जो है टीवी कमर्शियल इनके लिए मैंने बनाए। और ये सिलसिला आज भी चल ही रहा है। जी दांगी जी, भाई साहब आपके संघर्ष को समझ सकता हूँ मैं।
और रही बात चैनल वालों की, चैनल वाले तो अक्सर इस तरह का घटियापन करते ही रहते हैं। बहुत बढ़िया दांगी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके संघर्ष को देखकर। आपने बिल्कुल सही कहा था धर्मेंद्र जी कि मेरी भाषा पे और मेरे लहजे पे मत जाइए, नियत पे जाइए, भावनाओं को समझिए। और आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं। बस आप दिल से बोलते जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। और मज़ा आ रहा है आपकी, अभी बस बिस्ला कौन है अभी इसकी जानकारी लेनी है। बहुत बढ़िया, कैरी ऑन मेरे भाई, कैरी ऑन। इसी दौरान एक डॉक्यू ड्रामा मेकिंग के दौरान हिंदी में हमने शूट किया था, लेकिन उसको पंजाबी में कन्वर्ट करवाना था। तो एडिटर है राज गुज्जर, उनसे मैंने पूछा कि भाई इसको पंजाबी में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए कोई बंदा है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ है एक बंदा। तो उन्होंने एक मनीष भाटिया जी होते थे हाँसी में, उनका उनका नाम सजेस्ट किया। तो उनसे मुलाकात हुई और जब हम वो पंजाबी में कन्वर्ट करने लगे तो उनके साथ ही जो है एक शख्स और आए थे, और जिन्होंने पंजाबी में जो है उसको कन्वर्ट किया और पंजाबी में उनकी वॉइस में हमने डब भी किया। और वो शख्स थे कमलजीत मुदगिल, और जिन्होंने मेरी लाइफ में बड़ा ही अच्छा सपोर्ट किया और मतलब हर कदम पे मेरा जो है साथ दिया कमलजीत जी। आज भी हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे साथी हैं, और हर कदम जो है उनका साथ जो है वो बना रहा। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। लव यू सर। उसके बाद शुरू हुआ वो ऐतिहासिक पल, जिसके जरिए बहुत सारे जो गणमान्य और आदरणीय सम्मानीय जो जन है वो मेरे साथ जुड़े। कि यश फाउंडेशन ने एक कंपटीशन करवाया था 5 डेज फिल्म मेकिंग चैलेंज का, और 4 मिनट की फिल्म हमें बनानी थी और 5 दिन के अंदर अंदर जो है वहाँ पे जमा करवानी थी। तो कमलजीत जी से निरंतर मुलाकात होती रहती थी, बात होती रहती थी और बैठते थे। तो मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे एक वो कंपटीशन है और उसके लिए हम चलो कुछ करते हैं। तो बोले ठीक है। तो इन्होंने भी एक कहानी सुनाई, फिर मैंने भी कोई कहानी सुनाई। तो एटलीस्ट ये फाइनल हुआ कि जो इन्होंने कहानी सुनाई थी उसको बनाते हैं। और उसकी फिर हमने स्क्रिप्ट लिखी। सागर गुज्जर है वो भी हमारे साथ ही था। तीनों लोगों ने बैठ के हमने स्क्रिप्ट लिखी और सारा फाइनल किया कि भाई शूट कहाँ करना है। और एक दिन जो है, एक दिन में हमने जो है वो शूट किया इधर हिसार के पीएलए एरिया में, और इस सेक्टर 16-17 में जो झुग्गी वाला एरिया है वहाँ पे। और तो वो हमने 4 मिनट की फिल्म बनाई वैष्णवी, और यस बैंक को जो है यस बैंक का जो यस फाउंडेशन था उसको हमने भेजी। और उसमें जो लगभग 4,000 के करीब एंट्री आई थी उसमें। और उसमें क्या है कि फर्स्ट 40s में जो है हमारा इस वैष्णवी का सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके आगे जो है वो नहीं बढ़ पाई। क्या बात है डांगी बेटा, वंडरफुल ब्रदर। इतनी सादगी से इतने बड़े संघर्ष की कहानी बखूबी कह रहे हो तुम, और जो तुम करोगे हम हमेशा साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। क्योंकि वो गुरदास मान का गाना है ना कि नीता नाल मुरादा मिलियां मिलनगियां। नीयत साफ है तो कामयाबी भी आपके साथ है। बहुत अच्छा बोल रहे हो, गॉड ब्लेस यू, कीप गोइंग। लेकिन तभी हमने एंट्री भेजी इसकी वैष्णवी की राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और वहाँ पे जो है इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। बप्पी लाडी जी आए हुए थे, उनके सामने टीनू आनंद जी आए हुए थे, उनके सामने फिल्म की स्क्रीनिंग हुई।
और अवार्ड फंक्शन में हमें अवार्ड दिया बेस्ट स्टोरी के लिए। और तो हमने देखा कि वो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोई मतलब कोई अच्छी तरह से मैनेज नहीं था वो फेस्टिवल। तो हमने देखा कि अगर इस तरह का फेस्टिवल होता है तो हम तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं फिल्म फेस्टिवल। तो मैंने उनसे सुमिंदर हर्ष जी से भी मैंने बात की कि मैं हम हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में की शुरुआत करना चाहते हैं। तो उसने उन्होंने बोला कि भाई हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे से कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हम करेंगे। और वहीं से बस बीज पड़ा हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। वो बात जो है मैंने कमलजीत शर्मा जी से, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ साझा की कि सर हम भी क्यों ना ऐसा अपने हरियाणा का एक फ़िल्म फेस्टिवल करते हैं। तो इनको भी आइडिया अच्छा लगा। फिर हमारे साथ दिनेश गोयल जी हैं उनको बताया तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा आइडिया। एक और रमेश शर्मा जी थे, उनको भी बताया, वो उनको भी। तो सब मतलब 4 लोगों की टीम हमारी तैयार हो गई कि ठीक है चलो इस आइडिया को आगे बढ़ाते हैं और फिल्म फेस्टिवल करते हैं। उसके बाद हमने इसका रूपरेखा बनानी शुरू की, इसकी वेबसाइट तैयार की और उसका एंट्रीज मांगी उसकी। और मुझे याद है कि सबसे पहली बात जो है मैंने इस फेस्टिवल की सीताराम पांचाल जी से की थी फ़ोन पे। और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई तुम लगे रहो और अगर मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो बता देना। लेकिन उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फिर अखिलेंद्र मिश्रा जी से भी मेरी फेसबुक पे बात हुई कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, हम हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करवा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को फेसबुक पे लिखा कि तो बताओ अच्छा किस कैपेसिटी में मेरे को इनवाइट करना चाहते हो। तो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने सोचा कि ये है ना पैसों के लिए बात कर रहे हैं। तो मैंने फिर उसके आगे उनसे बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि नया फेस्टिवल था, बजट हमारा इतना नहीं था। तो उसके बाद जैसे मैंने कमल जी शर्मा जी से बात की कि आप यशपाल जी को जानते हो क्या, तो वो कहने लगे हाँ मेरे ब्रदर का अच्छा दोस्त है। तो मैंने इनको बोला कि भी एक बार उनसे मुलाकात करते हैं और इस फेस्टिवल के बारे में बताते हैं कि हमें अगर कोऑपरेट करेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो फिर महिपाल शर्मा जो लाली जी हैं उन्होंने यशपाल शर्मा जी से बात की इस बारे में। तो यशपाल जी ने भी बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको बोलना कि हिसार में पगड़ी का प्रमोशन है और करियर मेकर करियर लॉन्चर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ आप आए और मेरे से मिल लें एक बार। तो हम उस करियर लॉन्चर पे जो दिनेश नागपाल का इंस्टीट्यूट है हिसार में, वहाँ पे गए और यशपाल जी से मुलाकात हुई। तो इन्होंने बड़े अच्छे से बात की और हेल्प का पूरा आश्वासन दिया। और लेकिन कहा कि भाई मेहनत बहुत है और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी अगर इसको कामयाब बनाना है। तो हमने कहा कि जी मेहनत तो खूब करेंगे और बस आप साथ होने चाहिए। तो इन्होंने मतलब बड़े प्यार से और जो है साथ देने का जो है वादा किया और आज तक साथ है। सर हम आपके दिल से आभारी हैं और अगर आपसे मुलाकात नहीं होती तो शायद ये इतना फेस्टिवल जो है आगे भी नहीं बढ़ पाता। यशपाल जी से हरी झंडी मिलने के बाद फिर जो है हमने हरियाणा के बाकी लोगों से भी संपर्क करना शुरू किया और ढूंढने शुरू किए। उसमें सिंगर जीले सिंह है कैथल से, उनसे उनके पास भी काफ़ी लोगों के नंबर मिले हमें। रोशन वर्मा हैं, उनसे भी काफ़ी नंबर मिले। और हमने मतलब जितने भी आर्टिस्ट थे हरियाणवी फिल्मों से जुड़े हुए, जो पुराने आर्टिस्ट थे, सबको फ़ोन किया और हमने बताया कि हम इस तरह से एक फेस्टिवल कर रहे हैं, का प्लान कर रहे हैं और उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो सब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और फिर हमने डिसाइड किया कि एक मीटिंग करते हैं इस फेस्टिवल को लेके। और तो 1 जुलाई 2016 को हमने जो है हिसार के ब्लू बर्ड में एक मीटिंग की और हरियाणा के
सिनेमा से जुड़े हुए लगभग सभी लोगों को हमने इनवाइट किया, और लगभग 80 के करीब जो लोग हैं उस मीटिंग के दौरान पहुंचे थे, और सभी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हेल्प करने की का वादा किया। और मुझे लगता है कि वो जो मीटिंग थी वो मतलब इस फेस्टिवल की सक्सेस का जो है पहला जो कदम है वो उस मीटिंग से शुरू हुआ था। उस मीटिंग में ही हमने डिसाइड किया कि हमारे जो फेस्टिवल का जो मेन मोटो होगा कि वो हर हरियाणवी आर्टिस्ट को एक छत के नीचे लेकर आना, आपस में विचार साझा करना, और हरियाणवी सिनेमा और जो वर्ल्ड सिनेमा है उसको एक ही मंच पे प्रदर्शित करके और दोनों का तुलनात्मक जो अध्ययन करना, वो चीज़ें हमने डिसाइड की। और 8 से 11 सितंबर जो है हमने डेट रखी कि जो पहला फिल्म फेस्टिवल जो है हम हिसार के जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसके ऑडिटोरियम चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम में इसका आयोजन करेंगे। और इस दौरान काफ़ी सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ते रहे और जो है काफ़ी लोगों ने आके जो है बीच में डिस्टरबेंस भी की। कोई भी आके हमें धमका जाता था या कोई भी कुछ भी सलाह दे जाता था, लेकिन हमने सबकी सुनी और सबको बड़े ही पॉजिटिव वे में हमने लिया। और इस दौरान जो है फिर हमारे इसमें हमें मनीष जोशी भाई साहब भी हमारे साथ जुड़े, हमने इनको शामिल किया उसमें, और इनका भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा। काफ़ी लोगों से इन्होंने मिलवाया हमें, और अपनी जो टीम है जो इनकी टीम थी उसको ड्यूटीज़ सौंपी फेस्टिवल को सक्सेस बनाने में, और इनका बड़ा अच्छा योगदान रहा मनीष जोशी जी का। और मैं कह सकता हूँ कि अगर जो पहला फेस्टिवल है उसमें अगर उनमें से अगर शायद कोई एक दो बंदे भी नहीं होते तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सबका योगदान जो है बड़ा अच्छा योगदान रहा उसमें पहले फिल्म फेस्टिवल में, और बड़ा अच्छा लगा। और जो बाहर से लोग आए थे, सेलिब्रिटी आए थे, तो उनका भी यही था कि आज तक उन्होंने जितने फेस्टिवल देखे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा फेस्टिवल उन्होंने कभी नहीं देखा। सबकी यही जो राय थी जो पहला फिल्म फेस्टिवल था उसके बारे में। पहले फेस्टिवल में लगभग 12-13 कंट्रीज से हमारे पास फिल्में आई थी, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, फीचर फिल्म सारी। और हमने जो है उन फिल्मों की स्क्रूटनी करके और जो एक जूरी हमने डिसाइड की थी, उसमें मैम सुमित्रा जी भी थी और रवि चौहान सर थे, जगजीवन राम जी थे दूरदर्शन में, जलंधर में वो थे। तो सभी ने बड़े ही मतलब इत्मीनान से सारी फिल्में देखी, और बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट जो है जो डिसीजन जो है इन्होंने दिया फिल्मों के सिलेक्शन के बारे में या फिल्मों के अवार्ड के बारे में, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इसमें एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ पहले फिल्म फेस्टिवल के बारे में, कि एक फिल्म थी हमारे फेस्टिवल में सबमिट हुई थी, तो वो फिल्म लगभग 22 फेस्टिवल में जाके आई थी और 22 फेस्टिवल में अवार्ड लेके आई थी। इवन फिजी जो कंट्री है उसकी तरफ से ऑस्कर में भी वो गई थी फिल्म। तो उन्होंने मेरे पीछे एक बंदा लगा दिया और उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो फिल्म है वो 22 फेस्टिवल में अवार्ड लेके आई है, और आप भी जो है मतलब हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से भी अवार्ड मिलेगा तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, और आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो मतलब बड़ा वो प्रलोभन दिया हमें कि, लेकिन मेरा तो यही था कि एक बार जो जूरी जो डिसाइड कर देगी हम उसी पे रहेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। और जब जूरी ने वो फिल्म देखी तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब आधे पौने घंटे बाद ही उस फिल्म को बंद करवा दिया।
तो मतलब इस तरह के जो वो थे ऑफर थे वो भी हमें आए, लेकिन हमने ट्रांसपेरेंसी रखी अपनी इस फेस्टिवल की बना के। इसी तरह से अगला जो फेस्टिवल था कुरुक्षेत्र वाला, उसमें भी एक ऑफर आया था यूएसए से, एनआरआई की कोई फिल्म थी, हालांकि अच्छी फिल्म थी और उसने अवार्ड भी जीते। लेकिन हमने उनको भी यही बोला कि जो जूरी डिसाइड करेगी वही फाइनल होगा, इसके अलावा कोई सिफारिश या कोई भी ऐसा जो है मतलब प्रलोभन जो है काम नहीं आएगा। जब 1 जुलाई की मीटिंग हुई तो उसमें के बाद हम यशपाल शर्मा जी के घर पे गए और कि कौन कौन सेलिब्रिटी आएगा ये डिस्कशन करने के लिए सारा। तो इन्होंने ओमपुरी जी से मेरी बात करवाई, बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, और उन्होंने जो है फेस्टिवल में आने के लिए हामी भी भरी कि हाँ ठीक है और मैं आ जाऊँगा। आशुतोष राणा जी से भी बात हुई और सुमित्रा जी से भी बात हुई, तो सभी ने हाँ भरी। और तो इसके अलावा मनीष भाई ने भी काफ़ी संपर्क किया, पीयूष मिश्रा जी से बात करवाई, मुकेश छाबड़ा जी से बात करवाई, और संजय उपाध्याय जी हैं उनको इनवाइट किया। और जयपुर जो थिएटर फेस्टिवल है वहाँ से भी दो जो है हमारे गेस्ट आए थे। तो सबका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा और हमने पब्लिसाइज भी कर दिया कि ओमपुरी जी आ रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पे उनका कुछ ऐसा प्रोग्राम बना के उनको जो है लंदन जाना पड़ा और हमारे फेस्टिवल में नहीं आ पाए। इसके अलावा दूसरे पीयूष मिश्रा जी भी जो है शायद उनको उनका मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो भी हमने हालांकि टिकट विकेट उनकी करवा दी थी लेकिन वो भी नहीं आ पाए। और जयदीप अहलावत जी का भी हमने वो कंफर्म कर दिया था टिकट वगैरह, तो वो भी नहीं आ पाए। तो इस तरह से पहले फेस्टिवल में लगभग हर जगह से मतलब जो है ना हो रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे राजीव भाटिया जी ने मेघना मलिक जी से बात की, अश्विनी चौधरी जी से बात की, और ये दोनों आए और फेस्टिवल में बड़ा अच्छा रहा और ऑडियंस भी खूब थी उस फेस्टिवल में। और कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसमें 500-600 से कम ऑडियंस हो, और किसी किसी फिल्म में तो 2,500 के आसपास ऑडियंस थी। जैसे पगड़ी है, सतरंगी है, साकल फिल्म थी उसके लिए, उसमें ब्लू माउंटेन्स में। तो बड़ा अच्छा एंजॉय किया सभी ऑडियंस ने फेस्टिवल को। फेस्टिवल हो गया और काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया। तो फेस्टिवल बीत जाने के बाद 15-20 दिन बाद ये लगने लगा कि अब क्या करें, क्योंकि खाली हो गए थे, सारा फेस्टिवल भी निपटा लिया था सारा वो। तो फिर हमने प्लान किया कि एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करवाते हैं, हरियाणा इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। तो पहले फेस्टिवल के दौरान मेरी मुलाकात हुई नकुल से, जो कि ब्लू माउंटेन जो फिल्म है उसकी तरफ से पीआर का काम देख रहा था। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई कुरुक्षेत्र में एक मैडम है, कुरुक्षेत्र में डीसी मैडम है सुवेदा जी, उनसे बात करते हैं। और उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ भी कोई फेस्टिवल करवाओ। तो हम वो हरियाणा इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की जो प्लानिंग लेकर उनके पास गए और उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। तो 2017 में 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक हमने 13 से 17 अप्रैल तक 2017 में कुरुक्षेत्र में हरियाणा इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल किया, जिसमें मनोज वाजपेयी जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी, यशपाल शर्मा जी और मेघना मलिक जी, जयदीप अलाव जी, ये सब लोग फेस्टिवल में आए। और हमने सीताराम पांचाल जी को पूरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा उसमें। और सतपाल पखरपुरिया जी हैं जिन्होंने पहली फिल्म मीरा शेरा में जो गीत लिखे थे, उनको भी हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। दरियाव सिंह मलिक जी भी आए। और इस फेस्टिवल के दौरान एक चीज़ और हमने की कि जो 1988-89 में जो हरियाणवी फिल्म फेस्टिवल होना था और उसके जो अवार्ड जो घोषित किए गए थे और किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए थे,
तो उनको उन अवार्ड को देने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया और रामपाल बलहारा जी से बात की कि आप वो लिस्ट हमें दे दें और हम जो है वो अवार्ड देना चाहते हैं। तो इन्होंने बड़ी खुशी खुशी से जो है वो लिस्ट हमें दी और पूरा कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ। और इस फेस्टिवल की जब शुरुआत थी, शुरू वाले दिन ओपनिंग पे हमने जो है जो वो 88 और 89 के जो अवार्ड थे, हमने जो है हरियाणवी जो फिल्म जगत से जुड़े हुए जो पुरानी जो हस्तियां थी उनको हमने बुला के और वो प्रदान किए। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात थी, बड़े ही गौरव की बात थी कि हम ऐसा कर पाए। थैंक यू रामपाल सर, और थैंक यू सारे, थैंक यू सभी जो मेरे पुराने जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उन सब का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। हरियाणा इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो कुरुक्षेत्र है वो भी इतना ज़बरदस्त था कि मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर जो है वो पूरा फुल पैक रहता था, रहा चारों दिन, और सभी ने एंजॉय किया, सभी ने फिल्में देखी और डिस्कशन में हिस्सा लिया। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा कुरुक्षेत्र की ऑडियंस का, और बड़ी ही समझदार ऑडियंस थी। हिसार में तो जैसे कुछ कई बार हा हुला हुआ उसमें, लेकिन कुरुक्षेत्र की जो ऑडियंस है बड़ी समझदार ऑडियंस थी, सभी ने एंजॉय किया बिना किसी डिस्टरबेंस के। उसके बाद तीसरा चौथा फेस्टिवल भी हमने हिसार में किया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और उस दौरान भी काफ़ी जो सेलिब्रिटी है, काफ़ी जो विद्वान लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। राहुल ढोलकिया जी आए वहाँ पे, सागर सरहदी जी आए, राजेंद्र गुप्ता जी, सतीश कौशिक जी, राजा बुद्देला जी, शशि रंजन जी, ये सब लोग ने बड़ा आशीर्वाद दिया हमें आके और बड़ा सहयोग दिया और फेस्टिवल को सफल बनाने में हमारी मदद की। मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और आज हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिस मुकाम पे है वो आप सब लोगों के आशीर्वाद, आप सब लोगों की दुआओं से ही है इस मुकाम पे, आपके सहयोग से है। और हर बंदा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक वॉलेंटियर से लेके और एक सेलिब्रिटी तक। अगर शायद इनमें से कोई भी एक ना होता तो हमारा फेस्टिवल इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अभी जो नेक्स्ट जो फिल्म फेस्टिवल है, 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हमने अनाउंस किया था कि हम पंचकुला और चंडीगढ़ में करेंगे 23 से 29 मार्च। 23 से 25 मार्च तक ये गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला में होना था सेक्टर 1 में, और 26 से 29 तक ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जो लॉ ऑडिटोरियम है उसमें होना था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमने जो है इसको पोस्टपोन कर दिया है, और अब जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कुछ नहीं आती तब तक नई डेट डिसाइड नहीं हो पाएगी, और जैसी गाइडलाइंस आएगी तो हम नई डेट्स जो है डिसाइड करेंगे इसकी। अब थोड़ा हमें फिल्म फेस्टिवल के जो एक्टिविटीज रहती है उनके बारे में थोड़ा हम बता देता हूँ कि इसमें हम फीचर फिल्म की कैटेगरी में, शॉर्ट फिल्म एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में, और म्यूज़िक वीडियो कैटेगरी में हम जो है फिल्में जो है सबमिट करवाते हैं, और पूरे वर्ल्ड से फिल्में आती हैं हमारे पास। उसके बाद जो है इन फिल्मों की स्क्रूटनी करके जूरी को हम दे देते हैं। जूरी फिल्मों को देखती है और डिसाइड करती है कि कौन सी फिल्म हमें दिखानी चाहिए और कौन सी नहीं, और किस फिल्म को क्या अवार्ड देना चाहिए। और लास्ट वाले डे पे जो है हम वो जो है अवार्ड सेरेमनी करते हैं, जिसमें जो विनर्स हैं उनको अवार्ड देते हैं। इसके अलावा हम जो है 2-3 अवार्ड और देते हैं। जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है वो हम मैम सुमित्रा पेडनेकर जी के जो भाई हैं प्रदीप हुड्डा जी, उनके नाम पे देते हैं। एक ओमपुरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं हम, जो वो ऐसे शख्स को देते हैं, ऐसी शख्सियत को देते हैं जो हरियाणा से निकलकर बॉम्बे गया हो और जिन्होंने बॉम्बे में अपना खूब नाम कमाया हो, अच्छा काम किया, उसको देते हैं ओमपुरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और एक देवी शंकर प्रभाकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं हम। वो
हरियाणवी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए देते हैं। अ, और एक जो है श्रीमती वेद कुमारी अवार्ड, आइकन ऑफ हरियाणा अवार्ड देते हैं, वो यशपाल शर्मा जी की मदर के नाम पे है। वो हरियाणा की किसी ऐसी महिला को देते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में खूब नाम कमाया हो। तो इस तरह के जो है अवार्ड हम जो देते हैं इस फिल्म फेस्टिवल में। इसके अलावा और भी, जैसे पिछली बार हमने हरियाणा गौरव अवार्ड शशि रंजन जी को दिया था। तो इस तरह से जो है हम जो आए हुए मेहमान हैं, आए हुए गेस्ट हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं इस फिल्म फेस्टिवल। अभी तक जो अवार्ड हमने दिए हैं उनमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जेपी कौशिक जी को दिया है हमने, भाल सिंह बल्हारा जी, दिलराज कौर जी, सीताराम पांचाल जी, सतपाल पखरपुरिया जी, सतीश कौशिक जी, जनार्दन शर्मा जी, राजेंद्र गुप्ता जी और दरियाव सिंह जी, मलिक जी को हमने ये अवार्ड दिए हैं। और इस बार जो फेस्टिवल था, जो होना था, उसमें हम पंकज बेहरी और उषा शर्मा जी को अवार्ड देने वाले थे, लेकिन चूंकि अभी ये शायद इस साल ना हो पाए, तो अगला जो भी फिल्म फेस्टिवल होगा, चाहे वो 20 में हो या 21 में हो, उनमें पंकज बेरी, उषा शर्मा जी के साथ साथ विनोद सहगल जी को भी हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजेंगे। और इसके अलावा हरियाणवी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए भी एक जो कोई शख्सियत है, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अभी हम एक एक्टिविटी और हमने इस फिल्म फेस्टिवल में इंक्लूड की है, वो है 100 आवर्स फिल्मी दंगल। इसकी एंट्री हमारी वेबसाइट पे शुरू हो चुकी है। कि इसमें क्या होगा कि ये प्रोफेशनल और स्टूडेंट दो कैटेगरी में जो है हमने एंट्रीज मांगी हैं। इसमें हम एंट्री की लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट के बाद एक डेट को, किसी भी डेट को हम जो है एक टॉपिक देंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसको, और उनको 100 आवर्स में एक 4 मिनट की फिल्म बना के देनी होगी, जिसमें जो फिल्म बेस्ट होगी उसको हम 51,000 रुपये का जो इसमें प्राइज दे रहे हैं। और प्रोफेशनल और स्टूडेंट कैटेगरी में जो फर्स्ट फिल्में होंगी उनको 31,000 रुपये का प्राइज देंगे। इस तरह से 2-3 प्राइज हैं उसमें। आप ज़्यादा जो डिटेल में जो है हमारी वेबसाइट है hifedia.in, उस पे जाके आप जो है देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपनी एंट्री करवा सकते हैं। सर, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की एक और डेवलपमेंट मैं आपसे सभी से साझा कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर शायद ये हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का दूसरा फिल्म फेस्टिवल होगा, जिसकी पहली जो 3 शॉर्ट फिल्में हैं वो एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होंगी। मतलब उनको डायरेक्ट सबमिशन मिलेगा एकेडमी अवार्ड के लिए। हमने वो प्रोसेस शुरू कर दिया है। बस थोड़ा एक फेस्टिवल और हो जाए तो हम फिर जो है हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा। और उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस है। तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऐसा दूसरा फिल्म फेस्टिवल होगा। पहले जो है बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जहाँ से शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट एकेडमी अवार्ड के लिए जाती है, और दूसरा हमारा होगा। सर, मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर अब कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम, आप सवाल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उनका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू धर्मेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। और मैं पहली बार में नहीं आया था बाय द वे हिसार पगड़ी के प्रमोशन पे, जब आप मिले थे। आप कई दिन पीछे पड़े थे और मैंने बोला था, मैंने सोचा भी था और बोला भी था कि यार हरियाणा के अंदर ना बहुत फेक फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड फंक्शन होते हैं, जिसमें मतलब हर अपनी अपनी फिल्मों को अवार्ड दे करके और अपने अपने पार्शलिटी बहुत है, ये है वो है, मतलब उस तरीके का ही करना है। तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और बड़ी मुश्किल से, पता नहीं क्यों, महिपाल ने जब बोला, कमलजीत के भाई ने, तब मुझे लगा कि शायद उसने बहुत डिटेल में बताया कि दे आर जेन्युइनली डूइंग, और बहुत ही अच्छा पर्पज़ है, कोई लालच नहीं है, ये है वो है।
तब हम मिले थे और फिर तब हम लोगों ने बड़ा एक आयोजन किया था वहाँ हिसार में और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी और अनाउंस किया था जो पहला फेस्टिवल, और पूरे हरियाणा के जितने लोग आ सकते थे आए थे और सब लोगों ने सहयोग दिया था। और एक काफ़ी टाइम के बाद इतने सारे हरियाणा के कलाकार एक मंच के नीचे थे। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, कुछ लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पाए होंगे आप लोग शायद जल्दी में, लेकिन बहुत मैक्सिमम काफ़ी लोग थे। मतलब ये जितने बैठे हैं ये थे, इनमें से कुछ चले भी गए थे, हालांकि जितने बचे थे अपन ने एक फ़ोटो खिंचवा ली थी। पर थैंक यू सो मच मेरे भाई। अब धर्मेंद्र भाई मेरे को ना एक चीज़ है, तो आप थोड़ा सा भाग गए, भाग करके आपने कर दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नाइट कॉलेज में क्यों थे आप? मतलब नाइट क्लासेस में क्यों थे? क्योंकि इवनिंग क्लासेस में मैं भी पढ़ा हूँ डीएन कॉलेज में, तो अब मेरे भी रीज़न थे, कारण थे। उस बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएं कि नाइट कॉलेज में क्यों थे आप, मतलब दिन में क्यों नहीं, सुबह क्यों नहीं जिस क्लासेस लगती है। थैंक यू। सर मैं जब ग्रेजुएशन के बाद मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, 48% मार्क्स थे, और मैंने एमएससी ज्योग्राफी के लिए एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। उसमें उस टाइम तो एमए के लिए जो है 45% वाला अप्लाई कर सकता था, लेकिन सिर्फ एमएससी ज्योग्राफी के लिए क्या अप्लाई किया था, तो और उसमें एडमिशन नहीं हुआ था। फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा था कि जो इवनिंग कॉलेज है वहाँ पे किसी ने मेरे को बताया कि वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासें चलती हैं। हिंदी थी वहाँ पे, एमए हिंदी थी, एमए इंग्लिश थी, और एक एमकॉम थी। तो बस मेरे पास ऑप्शन वही बचा था कि मैं एमए इंग्लिश में एडमिशन ले लूँ, साल ख़राब करने की बजाय। और शॉर्ट फिल्में बनाने का है पाइपलाइन में, या अभी तक कितनी बनाई है वैष्णवी के अलावा? और कितनी शॉर्ट फिल्म है पाइपलाइन में जो बनाने आपको प्रोडक्शन हाउस में? क्या कभी फीचर फिल्म भी बनाने की सोची है? सर शॉर्ट फिल्म तो वैष्णवी और अभी एक ये जात में पूछो साधु की यही बनाई थी, बाकी और स्क्रिप्ट लिखी हुई पड़ी है 2-3, और फीचर फिल्म भी बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अभी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। फीचर फिल्म तभी बनाऊंगा कि पहले किसी फीचर फिल्म में असिस्ट करूँगा, और उसके बाद जब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तभी मैं फीचर फिल्म बनाऊंगा। फिल्म फेस्टिवल का जो फाइनेंस है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, और कैसे इतने खर्चे आप अफोर्ड कर पाते हो, और क्या वो पूरा हो जाता है अगर आता है कहीं से तो? और किस तरीके से, मतलब क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बहुत है, मुझे मालूम है, हवाई जहाज़ की टिकटें, होटल के खर्चे, ये वो बहुत कुछ है ज़िंदगी में। आता कहाँ से है पैसा? क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो प्लीज़ उस बारे में अगर डाल सको तो प्रकाश ठीक है, नहीं तो आप बताओ क्या क्या, मतलब हमको भी पता चले, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं यार। मैं तो इसीलिए मतलब टिकट तक के पैसे नहीं मांगता कई बार कि यार इनके पास हैं कि नहीं है, पता नहीं। ओ धर्मपाल जी, पहले किया था सवाल, उसका तो जवाब दिया नहीं। चलो अब दूसरा कर देते हैं। मेरी नॉलेज में आप अकेले ऐसे हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री से बंदे हैं जिन्होंने एड फिल्में की हैं, और मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगता है वो आपका, क्योंकि बहुत ही कमर्शियली आपने शूट किए हैं और बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं वो। बेयर क्रॉप साइंसेज, धानुका एग्रीटेक, और तो ये रास्ता आपको कैसे मतलब मिल गया था? मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है आपके लिए। और बाकी जो दूसरी चीज़ थी वो जो फिल्म फेस्टिवल का है, ये भी मतलब सुरखाब के पर वाली बात है। ये भी बहुत ही अच्छा सोचा आपने, सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। कामयाबी का तो मैं नहीं कह सकता अभी कितनी मिली है कितनी नहीं, लेकिन दोनों ही चीज़ें, जैसे एड फिल्में करना और ये करना, तो इस दिशा में कैसे आपके कदम बढ़े दोनों की तरफ? दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट काम है मेरे हिसाब से, पेइंग काम भी हैं दोनों। और धर्मेंद्र भाई, डिस्ट्रीब्यूशन की एक बार बात चली थी कि
आप जा सकते हैं। मतलब क्योंकि हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटरों की कमी है जो हरियाणवी फिल्मों को प्रमोट करे या हरियाणा बेस्ड हिंदी फिल्मों को प्रमोट करे या हरियाणा की कहानियों को प्रमोट करे, हरियाणा के आर्टिस्टों को प्रमोट करे या उनको जगह दे सिनेमा हॉल में। तो डिस्ट्रीब्यूटर हरियाणा के उस तरीके से कोई है नहीं हमारे पास। हमको या तो जालंधर भागना पड़ता है या दिल्ली भागना पड़ता है या बॉम्बे, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आपका इस फील्ड में, क्योंकि एक बार बात चली थी तो मुझे लग रहा था कि आप इंटरेस्टेड हो। सर, जहाँ तक फाइनेंस की बात है तो हम प्राइवेट स्पॉन्सर पे ही डिपेंड करते हैं। और अभी तक के जो 4 फेस्टिवल हुए हैं उसमें मतलब हमें कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ नहीं, बल्कि नुकसान ही हुआ है जो भी हुआ है। और इवन यहाँ तक के 2-3 फेस्टिवल के जो तो मेन स्पॉन्सर है उन्होंने पैसे देने से ही मना कर दिया, आधे पैसे दिए आधे मना ही करके। इसके अलावा फिर ये रहता है कि भी कोई अगर मान लिया कोई गेस्ट आता है, कोई पॉलिटिकल गेस्ट आता है या कुछ है, तो अगर वो कुछ दे जाए तो बस उन्हीं के आस में रहते हैं। और बाकी तो फिर सब कुछ आपके सामने ही, आपसे कुछ छिपा नहीं है। डांगी भाई, बहुत कमाल की जर्नी है कि ले दे के बाद यही समझ में आती है कि शौक़ इंसान का जो होता है वो अगर नज़र में रहे, दिमाग में रहे, तो फिर रास्ता कोई भी हो ले दे के उस मंजिल पे पहुंच ही जाता है। और बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन एक सवाल ये है मेरा कि जो हिफ है, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये पैशन है या प्रोफेशन है? प्लीज़ बताइएगा। सर, चूंकि मैं जब से मैंने जॉब ज्वाइन की है दैनिक भास्कर में या सिटी चैनल में या एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तब से मैं मार्केटिंग का और सेल्स का देखता रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट का। तो बस जब मेरी क्लाइंट से जान पहचान हो गई, क्योंकि मेरे पास है ना 20-20 साल पुराने क्लाइंट हैं जो भास्कर से जुड़े हुए, वो आज भी मेरे साथ हैं। और तो मेरे को इससे अच्छा कुछ भी नहीं और कुछ नहीं लगा कि भाई जो क्लाइंट है उनका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मटेरियल है वो अगर मैं तैयार करूं, इससे एक तो मेरा जो एक्टिंग वाला या फिल्म मेकिंग वाला जो कीड़ा है वो भी शांत होता रहेगा और साथ ही साथ मेरी जॉब भी चलती रहेगी। तो एडवर्टाइजमेंट का तो ये रुझान, जो रुझान है ये इस तरह से हुआ मेरा। और जहाँ तक फिल्म फेस्टिवल की बात है, वो तो जैसे पहले भी बताया ही है कि हर स्टेट का अपना एक फेस्टिवल होता है। और बड़ी मतलब बुरा लगता था कि हरियाणा का कोई भी ऐसा कुछ भी कोई ऐसे इवेंट नहीं था, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या इससे रिलेटेड। हाँ, 1-2 बार जो पहले यमुनानगर या कुरुक्षेत्र में हुए, तो वो एक बार जब हुए तो बड़ा अच्छा लगा था उनके बारे में सुन के कि भी हाँ इस तरह का फिल्म फेस्टिवल होता है। लेकिन पता नहीं क्या रीज़न रहा, वो बंद हो गए। उसके बाद फिर सोचा मैंने कि भी अपने इस तरह हरियाणा का एक फिल्म फेस्टिवल जो है दोबारा स्टार्ट किया जाए। और बाकी आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला, आप लोगों का सहयोग मिला, तो आज जो है फिल्म फेस्टिवल इस मुकाम पे है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, मुझे देखा है। और जो हम डिस्कशन करते हैं यहाँ ग्रुप में, इतनी इतनी डिस्कशन करते हैं हरियाणवी सिनेमा को ऑडियंस कैसे मिले, ये कैसे हो, वो कैसे हो, सिनेमा कैसे बढ़ सकता है, ऑडियंस कैसे हाउसफुल हो सकता है, उसका जो सही प्रैक्टिकल जो काम है वो आप कर रहे हो। प्रैक्टिकल काम यही है कि हम ऑडियंस को सिनेमा देखने की आदत डालें। और मैंने देखा है जीजेयू में, जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में, पहले दिन जो स्टूडेंट्स थे वो कितनी हूटिंग कर रहे थे, दूसरे दिन थोड़ा कम हुए, तीसरे दिन और कम हुए, चौथे दिन तो बहुत कम हो गए। थोड़ा उनको पता चल गया सिनेमा क्या, ये किस टाइप की फिल्में हैं, है ना। और फिर कुरुक्षेत्र की जहाँ तक बात है, वहाँ तो खैर स्टूडेंट थे बहुत ज़्यादा जीजेयू में। कुरुक्षेत्र में तो जेन्युइन ऑडियंस थी, बाकायदा सिनेमा की ऑडियंस थी। मैं हैरान था। और जितनी भी थी ना, वो सही में ऑडियंस हमने बढ़ाई है, वो एक टेस्ट बढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर जैसा कि कल ये बोल रहे थे अपने
अश्विनी भाई, हर डिस्ट्रिक्ट में फिल्म क्लब बन जाएगा और ऐसे छुटके से फेस्टिवल होने लगेंगे। बेशक हफ्ते में एक फिल्म देखें कहीं बैठ करके 10 लोग, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू मेरे भाई। सर बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो मैं इस फील्ड में भी ज़रूर काम करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें। और चूंकि अभी हरियाणवी फिल्म इतनी बढ़ नहीं रही है, अब जैसे बढ़नी शुरू होगी तो हम फेस्टिवल में भी एक जो है फिल्म बाजार या रील डील के नाम से एक ऐसा सेगमेंट रखेंगे कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना जाना पड़े, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटरों को हम बुलाएंगे यहाँ पे, और हम उस मंच पे जो है उस सेगमेंट में अपनी जो हरियाणवी फिल्में उनको दिखाएंगे। और अगर वो इंटरेस्टेड है या उनको अच्छी लगी फिल्म तो जो है वहाँ पे हम वो डील भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और उसमें हम जो सिनेमा जो मालिक है, जो सिनेमा थिएटर के जो मालिक हैं, उनको भी हम इनवाइट कर सकते हैं उस सेगमेंट में। वो पर्टिकुलर एक दिन जो है वो रखेंगे, और जितनी भी जो नई फिल्में हैं हम उनको जो है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और जो है सिनेमा ओनर्स, उनके लिए हम जो है वो स्क्रीन कर सकते हैं। सर ये जो हिफ है ये पैशन ही है, और क्योंकि अभी तक जो भी इसमें हमने जो है वो इन्वेस्ट ही किया है, इसमें हमें कोई ऐसा प्रॉफिट हुआ नहीं है, और अभी तक कुछ ऐसा प्रोफेशन बनाने के बारे में इसको सोचा भी नहीं है। बस यही रहता है कि जो हमारा पैशन है वो पूरा होता रहे, और जो खर्चे हैं या जो भी एक्सपेंसेस है या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो नो प्रॉफिट लेवल पे रहे, नॉन प्रॉफिट लेवल पे, या तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसको पैशन मान के ही चल रहे हैं। बोल रहे हो धर्मेंद्र भाई, आप जमुनानगर कुरुक्षेत्र में हम लोगों ने ही करवाया था, मतलब हम लोगों ने, मतलब अजीत राय ने करवाया था, और पर वो ही इज़ नॉट फ्रॉम हरियाणा, सो फ्रॉम हरियाणा, मतलब आई हेल्प हिम, और हमने बहुत अच्छे से शुरुआत की थी उसकी, बहुत अच्छा लगा था। हाँ सर, इस तरह का प्लान एक मैंने बनाया था कि 2-2 दिन का जो फिल्म फेस्टिवल हर डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे, जब हरियाणा गवर्नमेंट की जो ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रहा था, और मैंने प्रपोजल भी दिया था हर डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन का फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि इनके जो इन्होंने डिसाइड किया था उसमें ये भी था, ये जो कार्यक्रम डिसाइड किए थे गोल्डन जुबली के दौरान, कि ये भी था कि वो फिल्म फेस्टिवल करवाएंगे और गांव-गांव में फिल्म दिखाएंगे। तो मैंने एक प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन बस बीच में कुछ लोगों ने ऐसे ही थोड़ा उसमें आके और जो है सारा मतलब खराब कर दिया, वो फेस्टिवल हो ही नहीं पाए। तो आगे भी जब कभी मौका मिलेगा तो हम हर शहर में जाएंगे और एक-एक दिन का फेस्टिवल, 2-2 दिन का फेस्टिवल करेंगे। इसके अलावा मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, फुलझड़ी के नाम से, जो है 2-3 गाँव में, इस हिसार डिस्ट्रिक्ट के 2-3 गाँव में फुलझड़ी के नाम से एक हरियाणवी फिल्म दिखाई थी उसमें, और जो है कुछ कल्चरल एक्टिविटी रही थी, गांव के जो पार्टिसिपेंट थे उनका कंपटीशन रहा था, तो इस तरह की एक्टिविटी थी, उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन बात कहीं ना कहीं घूम फिर के वही आ जाती है कि फाइनेंस, क्योंकि उस प्रोग्राम में भी एक जो फुलझड़ी का जो प्रोग्राम है, मेरे कम से कम ये लगाओ कि 18-20 हज़ार रुपये एक प्रोग्राम पे खर्च हुए थे, लेकिन इनकम कोई ऐसी खास हो नहीं पाई। लेकिन फ्यूचर में हम इसको कुछ ना कुछ ऐसे कमर्शियली एंगल देंगे इसको, ताकि हम प्रोग्राम भी कर लें और हमारे प्रोग्राम भी हो जाए, ऑडियंस भी मिले हरियाणवी सिनेमा को, और जो हमारे उससे जुड़े हुए जो कमर्शियल एंगल है, उस पे जो कमर्शियल एंगल पे जो लोग जुड़े उनको भी फायदा। बहुत ही बढ़िया आइडिया धर्मेंद्र भाई, और ये ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा के मालिक अगर आ करके हरियाणवी फिल्में देखेंगे, उनको सम्मानित करेंगे हम लोग, या कुछ थोड़ा सा और एक दिन के लिए, मतलब जो भी फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं या जो हमारी हो चुकी हैं कुछ अच्छी फिल्में, उनको दिखाया जाए तो उनका भी भरोसा पैदा होगा। अच्छा है ये विचार। हाँ सर, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा
कि हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो भी फिल्म मेकर अपनी फिल्म सबमिट कराना चाहे तो वो मतलब लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट करवा दें। और हमने ये भी रखा है कि जो भी हरियाणवी फिल्म इसमें सबमिट होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसकी कोई फीस नहीं होगी। तो जो भी फिल्म मेकर हरियाणवी फिल्म या अपनी कोई भी फिल्म इसमें सबमिट करवाना चाहे तो वो सही टाइम पे सबमिट करवाए, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है जब जूरी बैठ जाती है, उसके बाद फिर कोई फ़ोन आता है या कुछ ऐसा कोई सिफारिश आती है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है उस फिल्म को कंसीडर करने में। तो मेरी ग्रुप में जितने भी फिल्म मेकर्स हैं और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका मन चाहे कि फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म आपने भेजनी है तो आप सही टाइम पे उसको भेजिए। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया आपने अपना पैशन बताया फिल्म फेस्टिवल का। और पैशन के लिए पैसा भी चाहिए। पैसा फिल्म फेस्टिवल में बहुत लगता है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि इतना डोनेशन आया, इतना उस मिनिस्टर ने दिया, इतना उसने दिया, धर्मेंद्र डांगी तो बहुत कमा रहा है। ये सोच बहुत गलत है। उनको ये नहीं पता कि खर्चा कितना होता है। एयर टिकट है, होटल की बुकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो हम उसकी इनकम की तरफ देखते हैं, उसके खर्चे की तरफ नहीं देखते। आजकल जिसको भी सेलिब्रिटी को बुलाओगे उसका उसके ऊपर खर्चा होता है। तो आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। और जहाँ तक आपने हमारे जो पहला जो फिल्म फेस्टिवल हरियाणा का था किया था हमने, उनको अवार्ड देकर आपने बहुत अच्छी मतलब एक समझ लो मुझ पर तो बहुत बड़ी कृपा की आपने। मैंने तो नहीं कहा था, आपने खुद ऑफ़र किया कि वो अवार्ड नहीं दे पाए थे, क्या दे दे इस फेस्टिवल में। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी वो। मैं और अरविंद स्वामी थे वहाँ, जब आपका फ़ोन आता अरविंद स्वामी को मैंने कहा, कहते हैं बहुत बढ़िया है। मैं ठीक है, आप करो कुछ, हम अपने मेडल्स वगैरह फेस्टिवल के देंगे। और आपने बड़ा अच्छा किया। बड़े सभी कलाकार इकट्ठे हुए वहाँ पर, बड़ा सम्मान हुआ उनका। तो आप अच्छा कर रहे हो। और अब तो हाइफा आ गया है। हाइफा आपके इस मुहिम में साथ देगा। और जहाँ जहाँ आपकी हमारा सहयोग चाहिए, ऑलवेज वी आर विद यू। और इसको नए ढंग से करें, इसमें इन्वेस्टर भी आए। वहाँ पर मान लो फेस्टिवल में कोई प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है, उसकी फिल्म रुक गई है, तो वहाँ आके डिस्कस करे। वहाँ कुछ ऐसा पैसा लगाने वाला भी आ रहा हो और वो अपने स्क्रिप्ट पर डिस्कस करे। कोई कहानी सुनने वाला हो, कोई इसमें इन्वेस्ट कर दे। बीच में प्रोडक्शन रुक जाती है, उसमें पैसा लगाए कि चलो इतना आपने लगाया, इतना मैं करता हूँ। तो वहाँ प्रेजेंटेशन हो, इस तरह की बात हो फेस्टिवल्स के अंदर कि किसी का प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है, वो आके फिल्म फेस्टिवल में डिस्कस करे। तो वहाँ उसको हो सकता है उसको प्रोड्यूसर भी मिल जाए वहाँ पर। मैं मेरे पास इतना पैसा है, मैंने आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी है, या आपकी कहानी गाड़ी रुक गई है, फिल्म रुक गई है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये भी डिस्कस किया जा सकता है प्लेटफॉर्म, फिल्म मार्केट जिसको हम कह सकते हैं। जिस किसी की फिल्म बन गई हो, बेचना चाहता हो, वहाँ बायर्स हों। तो इस तरह का किया जा सकता है। बहुत अच्छा सुझाव है ये आपका। और इसमें गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एनएफडीसी इसी प्रकार का काम करती है। वहाँ पर वो काफ़ी इन्वेस्टर्स को बुलाती है, फाइनेंसर को बुलाती है। वहाँ पर पूरा एक बाज़ार लगता है, लोग बैठते हैं, लोग अपनी कहानियाँ लेकर आते हैं। और वो कहानी पहले से ही आपको दे दें कि ये कहानी मैं फेस्टिवल में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसका ये रूप देना पड़ेगा आपको। और उसमें देने के लिए जो भी आपको सहयोग चाहिए, तो हाइफा इज़ ऑलवेज विद यू। थैंक यू भाई। डांगी साहब, ये जो आप फिल्म भेजने की बात कर रहे हैं ना, इसको ना थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि क्या फेस्टिवल है, कब है, कहाँ है, क्या लास्ट डेट है, क्या क्या शर्तें हैं। अब वेबसाइट में जाके कोई चेक करेगा वो ठीक है, लेकिन आप मोटी मोटी बातें, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, गाना, क्या क्या भेज सकते हैं और क्या क्या कौन सी लास्ट डेट है, और क्या उसको फिर यहाँ लिख दीजिए कि ये है वेबसाइट का लिंक, यहाँ भेज दीजिए कुछ, ताकि कम से कम 150 लोग तो उसको जाने। और 150 लोग अगर चाहें तो किसी और को भेज सकते हैं कि हाँ भाई तेरी फिल्म भी भेज दे, तेरी फिल्म भी भेज दे। सो एक बार डिटेल में थोड़ा सा बता दीजिए। और दूसरी बात धर्मेंद्र भाई, कोई भी गलत तरीके से
अपना रौब दिखाना चाहे और सिफारिश करे गलत तरीके से, दबाव डाले और कोई भी गलत तरीका अपनाए अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए या मतलब अपनी फिल्म को अवार्ड दिलाने के लिए या वो करने के लिए, आप उसको ना सीधा बोलो, सबके सामने बोलो, मैं अखबार में दे दूंगा या मैं ग्रुप में बात कर लूंगा, क्योंकि ये बात क्या है, इसको रोकना पड़ेगा और कम से कम 150 लोग हम रुक जाएंगे और हम सही करेंगे तो बाकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। जो हमारा भी फिल्म फेस्टिवल है, जो हमने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दिया है अभी, जिसका अभी बोला हमने जुलाई एंड में 31 को लास्ट डेट है, उसमें भी मैं सारे ग्रुप को बोलना चाहता हूँ, कोई भी ये ना समझे कि हम फिल्म बना रहे हैं, अरे ये तो अपने फैमिली है, अपना घर है, अपने ही लोग हैं, कोई किसी का नहीं है। यहाँ फिल्म ही बेस्ट है, हम प्रायोरिटी फिल्म को देंगे। किसने बनाई वो बाद में हम बात देखेंगे कि किसने बनाई क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी फिल्म बनाएं, अप टू द मार्क बनाएं, कॉम्पिटिटिव बनाएं, जो सिर्फ कंपटीशन के लायक हो। ऐसे ही बनाने के लिए प्लीज़ मत बनाइएगा। हम 10 फिल्में आएंगी हमारे पास तो भी हम खुश हैं, 100 आने की बजाय अगर उसमें से 90 ऐसी ही हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी होना ज़रूरी है, क्वांटिटी नहीं। थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र जी अपनी ज़िंदगी के ऐसे फ़लसफ़े लेकर और अपने संघर्षों की दास्तान लेकर हमारे बीच में, हमारे इस प्यारे से परिवार में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।